किया गया है इस चिट्ठी में। और डीजी को कहा गया है कि बीएलओ को जो लाइव थ्रेट है उनके ऊपर थ्रेट है। निश्चित तौर पर सौरभ, ये तमाम जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्देश तो दे दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से एक्शन लिया जाएगा इस पर, ये आगे चल के साफ हो पाएगा कि अगर इस तरह की अवहेलना होती है तो उस पर क्या टफ एक्शन लिए जाएंगे, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इसका नया राजनीतिक अखाड़ा बना है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भरने से मना कर दिया है तो राज्य की महिलाओं से वोटर लिस्ट से नाम कटने पर विरोध करने की अपील की है। इन बयानों के बाद बीजेपी ने ममता दीदी को घेरा है और कहा है कि उन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया है लेकिन राज्य के लोगों को भ्रमित कर रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को उकसाना राज्य में अव्यवस्था पैदा करने के बराबर है और ममता दीदी चुनावी हार की आशंका से पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच राजनीतिक रूप से यह मामला बुरी तरह से गरमाया हुआ है। टीएमसी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एसआईआर का विरोध किया है तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से नाम कटने पर बंगाल की महिलाओं का विरोध करने की बात कही है, जिसके बाद बीजेपी सहित अन्य दलों के नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और जनता को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা, মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। ममता बनर्जी क्या बोल रही है और क्या कर रही है, कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता जानते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म भर दिया है, लेकिन बंगाल के लोगों को फॉर्म भरने से मना कर रही हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णनगर रैली से कुछ घंटे पहले दावा किया था कि वो अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन वास्तविकता ये रही है कि उन्होंने अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर 2025 को अपना भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म जमा कर दिया। इस बीच राज्य के लगभग सभी मतदाताओं ने समय पर अपने फॉर्म जमा कर दिए। 100% भागीदारी के कारण चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है तो एसआईआर के बहाने राज्य की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर से घबरा गई है और चुनावी हार से बचने के बहाने ढूंढ रही है। एक भी जेन्युइन नाम लिस्ट से बाद जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में मूवमेंट क्या होता है ये हम लोग दिखा देंगे, दिल्ली तक मूवमेंट ले आएंगे। ममता ने इसके खिलाफ है कि रोहिंग्या वोटर भाग जाए, उनका बुला के नाम उठाने के लिए प्रयास है, डेड वोटर का नाम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है बीएलओ का पर, वो उनका पार्टी का एक काम है, सभी ममता के इशारा में ही हो रहा है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा चुके हैं तो सीमावर्ती जिलों के तमाम मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो चुके हैं, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि एसआईआर के डर से घुसपैठियों के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भले ही इस मुद्दे पर टीएमसी विरोध कर रही हो, लेकिन चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है ताकि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम किया जा सके। इसी बीच चुनाव आयोग ने देश के कई प्रमुख राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष रोल प्रेक्षक की नियुक्ति की है। ये प्रेक्षक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष रोल प्रेक्षक अपना कार्य शुरू कर चुके हैं और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सप्ताह में 2 दिन राज्यों में मौजूद रहकर निगरानी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार कुल 1,67,45,911 मतदाताओं के डेटा में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। आयोग ने इन त्रुटियों को 7 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। कहीं एक ही व्यक्ति कई वोटरों का पिता दादा दिख रहा है, तो कहीं उम्र का असामान्य अंतर है, तो कहीं फोटो और जेंडर मैच नहीं हो रहे हैं।
इनसे ये संकेत मिलता है कि कई स्थानों पर या तो डेटा एंट्री में गंभीर भूल हुई है या फिर कहीं न कहीं डेटाबेस में भी तकनीकी गड़बड़ियां मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर पाए गए मतदाताओं की संख्या 58,18,487 पहुंच चुकी है। इनमें मृतक, लापता, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटरों की बड़ी संख्या शामिल है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को ई सिगरेट मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने टीएमसी सांसद पर संसद परिसर में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर ने ही गुरुवार को लोकसभा में टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया था। इस पर स्पीकर ने उनसे इस मामले में लिखित शिकायत मांगी थी। स्पीकर ने कहा था कि संसद में किसी भी सदस्य को किसी तरह की छूट या विशेषाधिकार नहीं दिया गया है जिसमें ई सिगरेट, धूम्रपान या कोई भी ई सिगरेट, धूम्रपान या कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि शामिल हो। दरअसल संसदीय नियमों के तहत ये न सिर्फ संसदीय नियमों का उल्लंघन है बल्कि देश में ई सिगरेट पे प्रतिबंध होने के कारण कानूनी अपराध भी है। संसदीय नियमों के तहत सदन में धूम्रपान, गरिमा भंग या अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना को अवमानना माना जाता है, जिन पर स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज या सांसदों की गवाही से पुष्टि होने पर स्पीकर खुद फैसला ले सकते हैं या मामले को संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एआई बैंड त्रिलोक के साथ कंटेंट प्रसारण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। राज्यसभा में सांसद निरंजन रेड्डी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि प्रसार भारती ने एआई बैंड त्रिलोक के साथ कंटेंट प्रसारण को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया है। यहां तक कि आकाशवाणी या दूरदर्शन पर कंटेंट प्रसारण को लेकर कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई है। मंत्रालय के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वेव्स के लिए ऐसा कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। हालांकि दुर्गा नवरात्रि के दौरान कुछ एआई भक्ति गाने प्रायोगिक तौर पर प्रसारित किए गए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि स्पष्ट किया है कि यह प्रसारण बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के किया गया था। भारतीय रेल का जहां एक ओर अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हो रहा है, वहीं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। सरकार के इन प्रयासों से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। तेज, आरामदेह और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना भारतीय रेल की उच्च प्राथमिकता है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में बताया। सदन को बताया गया कि राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और रेलवे सुरक्षा बलों के बेहतर समन्वय से रेलवे ट्रैक सुरक्षा ढांचा मजबूत हुआ है। दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त गश्त, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष तैनाती, दुरुपयोग रोकने के लिए ट्रैक के आसपास सामग्री की नियमित सफाई, ट्रैक के किनारे रहने वालों को जागरूक करना, डीजीपी कमिश्नर के नेतृत्व में राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय और निरंतर जानकारी जुटाने और तोड़फोड़ रोकने के लिए आरपीएफ खुफिया इकाइयों की सक्रियता जैसे प्रयास शामिल हैं। ऐसे सभी ठोस प्रयासों से रिकॉर्ड स्तर की रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। 2004 से 2014 के बीच हर वर्ष औसतन 171 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। वहीं 2024-25 में ये संख्या 31 रह गई। 2025-26 में अब तक ऐसी केवल 11 घटनाएं हुई हैं। सुरक्षित रेल यात्रा की सरकार की प्रतिबद्धता इस मद में बजट आवंटन में भी दिखती है। 2013-14 में जहां इसके लिए 39,463 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में 1,16,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोहरे के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उपकरणों की संख्या में 2014 की तुलना में 288 गुना वृद्धि हुई है। अब तक 6,661 स्टेशनों पर विद्युत माध्यमों से ट्रैक की उपलब्धता की पुष्टि के लिए पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग हो चुकी है। वहीं 6,656 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सुविधा हादसों को रोकने में मदद कर रही है। कवच 4.0 प्रणाली, रेल पटरियों की अल्ट्रासोनिक दोष पहचान जांच (USFD) और अन्य अभूतपूर्व उपायों से आज भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं बीते 3 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में चुनावी हार के बाद कई बार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े होते रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए हैं। ओडिशा के कांग्रेसी नेता ने वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को खत लिखकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्रियंका गांधी को सौंपने की बात कही गई है। इस चिट्ठी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व सवालों के घेरे में है। उड़ीसा के कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर शीर्ष नेतृत्व पर हल्ला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की अनुपलब्धता, 83 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व शैली और पार्टी में युवाओं से बढ़ती दूरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुकीम ने कहा कि नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती खाई ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। एक विधायक होने के बावजूद वे 3 साल तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। मुकीम यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपने की भी वकालत कर डाली। पत्र में स्पष्ट लिखा कि देश की युवा आबादी प्रियंका गांधी के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें केंद्रीय और सक्रिय भूमिका मिलनी चाहिए। इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है, युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है। भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया और दावा किया कि कांग्रेस के अंदर टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका के बीच की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि खड़गे हटाओ, प्रियंका लाओ। उन्होंने कहा कि पत्र में लिखा गया है कि 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदा लीडरशिप में पार्टी युवाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी काम करने कहाँ दिया जा रहा है? वो तो नाम के अध्यक्ष हैं, काम के तो राहुल गांधी है। काम तो सब उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे होता है। वहीं उड़ीसा के कांग्रेस विधायक रामचंद्र कदम ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी है। सब मिलकर रहना चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में कांग्रेस आने के लिए हम सब लोग का सहयोग करते हैं। इधर दिल्ली में भी नेतृत्व से नाराज चल रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर पार्टी बैठक में नहीं पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी ने संसद के मौजूदा सत्र में अपने सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर नहीं पहुंचे। इससे पहले भी पार्टी की कई बैठकों से थरूर लगातार गैर हाजिर रहे हैं। थरूर पार्टी लाइन से हटकर अक्सर बयान देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ज्यादातर चुप ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण 3 देशों की यात्रा की, जो 15 से 18 दिसंबर 2025 तक होने जा रही है। ये दौरा भारत की पश्चिम एशिया और अफ्रीका नीति को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन में होंगे, जहां वो किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के आमंत्रण पर जा रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ये यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच इजरायल गाजा मसले पर भी बातचीत की संभावना है। At the invitation of His Majesty King Abdullah II bin Al Hussein, Prime Minister Shri Narendra Modi will embark on a bilateral visit to the Hashemite Kingdom of Jordan from December 15 to 16, 2025. This will be Prime Minister's first full-fledged bilateral visit to Jordan, which is coinciding with the 75th year of establishment of diplomatic relations between India and Jordan. दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 दिसंबर तक इथियोपिया पहुंचेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। दोनों नेता भारत इथियोपिया संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में ये यात्रा दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। As regards Ethiopia, the dates are 16th to 17th of December 2025. The Prime Minister will have one-on-one and delegation-level talks with Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. During the visit of Honorable Prime Minister, a number of MOUs and agreements are expected to be signed. These will strengthen our multifaceted partnership
expand development cooperation, and open new avenues of collaboration between two countries. अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान में होंगे। सुल्तान हैथम बिन तारिक के आमंत्रण पर हो रही ये यात्रा प्रधानमंत्री की ओमान की दूसरी यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। भारत और ओमान की रणनीतिक साझेदारी में व्यापार, ऊर्जा, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेता इन सभी क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। This visit is of great significance as it will be taking place when India and Oman are together celebrating the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations. India's relations with Oman are all-encompassing and spans diverse fields such as trade and investment, maritime cooperation and connectivity, energy security and green energy, agriculture and food security, health, defense and security, technology and culture. प्रधानमंत्री मोदी की ये त्रिदेशीय यात्रा भारत की मध्य एशिया और अफ्रीका नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ब्योदनाथ पब्लिक गार्डन में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख श्री विजयपुरम में स्वतंत्र वीर सावरकर की अमर कविता सागरा प्राण तटमठला के 115 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने सावरकर के आदर्शों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर भारतीय के मन में देशभक्ति का भाव होता है, लेकिन ये भाव प्रखर और सशक्त रूप से प्रकट होना चाहिए। देश के सब लोगों के मन में देशभक्ति का भाव है, वो ऐसा प्रखर होना चाहिए, उत्कट होना चाहिए। ऐसे तो कल्पना किसी ने नहीं की होगी, उन्होंने भी नहीं की होगी कि हम कुछ लोग शस्त्राचार करके अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन हमारे शस्त्राचार करने से एक और अंग्रेज को धाक, दूसरी ओर अपने लोगों में जागृति, ये बात तो थी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विनायक दामोदर सावरकर की कविताओं को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि सावरकर की हर रचना उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि सावरकर की कविताओं में स्वतंत्रता की गहरी आकांक्षा झलकती है, जो आज भी प्रेरणा देती है। सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विशेषण लगते हैं। उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक एक कविता में उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू मिलता है। स्वतंत्रता देवी की आरती जो उन्होंने कही है, उसमें उत्कट स्वातंत्र्याकांक्षा स्पष्ट होती है। आखिरी के कड़ी में वो वीरभाव प्रकट होता है, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र थे, उसमें वो भाव आता है, तुझ साठी जनन थे मरण, हे मरण थे जनन। ऐसे आज जिस गीत का विशेष स्मरण हम कर रहे हैं, उस गीत में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के शिमला दौरे पर पहुंचे हैं। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जेपी नड्डा कल भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखने वाले हैं और जिसे पार्टी संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीतियों के लिए अहम माना जा रहा है। इसके अलावा वे एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने बच्चों और डिजिटल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए हैं और सरकार ने बच्चों को उम्र अनुकूल सामग्री तक सीमित रखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए हैं। आईटी नियम 2021 के तहत डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को आचार संहिता का पालन करना होगा। इसके अंतर्गत प्रकाशकों को सामग्री और को 5 आयु आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा और बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री पर प्रतिबंध लगाना होगा। नियमों में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है। स्तर 1 में प्रकाशक, स्तर 2 स्वयं नियामक निकाय, स्तर 3 केंद्र सरकार। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक को झूठी, भ्रामक और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकना होगा। 2019 में सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट बनाई जो सरकारी स्रोतों से प्रमाणित जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करती है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी राज्यसभा में ये जानकारी दी।
दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में शुक्रवार को 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने वर्चुअली किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उत्सव 2025 के शुभारंभ के मौके पर सांस्कृतिक रंगों की छटा ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस बैंड ने अद्भुत प्रस्तुति दी। इस उत्सव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी एनसीआर के लोगों को, दिल्ली के लोगों को देना है। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें बहुत सारा जो मध्य प्रदेश का जो खान पान है उसके बारे में एमपी टूरिज्म ने बहुत अच्छे स्टॉल्स लगाए हैं। लोग आके उसका आनंद ले सकते हैं। 12 से 14 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव में मध्य प्रदेश की विविध लोक कलाओं, पारंपरिक नृत्य शैलियों और संगीत की मोहक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय प्रस्तुतियां और क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों का अनोखा समन्वय दर्शकों का मन मोह लेगा। सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मध्य प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प और हुनर का भी प्रदर्शन है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में ये मध्य प्रदेश उत्सव में ऐसा अनूठा संगम मिलेगा मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला और पर्यटन का कि जो दिल्ली वासी हैं वो मध्य प्रदेश की आत्मा को महसूस कर सकेंगे। तो 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक यहाँ पर आना मत भूलिएगा और एक बार दिल्ली में रहकर मध्य प्रदेश की आत्मा से रूबरू जरूर होइएगा। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दीपावली को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इस पर देश भर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। काशी में लोगों में भारी उत्साह है। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो तमिलनाडु से आए हैं। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम की ये रिपोर्ट। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक सूची है उसमें यूनेस्को ने अभी दीपावली को शामिल किया है। क्योंकि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मैं हूँ और कुछ लोग जो अतिथि हैं आए हैं बाहर से, मैं यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है अपनी सूची में दीपावली को। आप भारतीय होने के नाते, दीपावली मनाने के नाते कैसा महसूस कर रही हैं? दीपावली भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा। यूनेस्को ने और कोशिश किया, सूचित का शामिल किया है। दीपावली सब लोग फेस्टिवल है, एक ही तरफ के सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली पर्व को उन्होंने अपने सूची में शामिल किया है। यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है, हम सनातनियों के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए हम देश के यशस्वी नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कारण मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दिखा भी। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज का। और वहीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा संबंधी यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का समापन समारोह दिल्ली के लाल किले में संपन्न हुआ। सत्र के सफल समापन पर भारत की ओर से अपने विचार व्यक्त करते हुए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि IGC 20 की मेजबानी हमारे लिए गर्व का विषय रहा। इन समीक्षाओं और चर्चाओं के साथ साथ आप सभी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, विविधता और विरासत संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी अनुभव किया है। इस वर्ष दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित करना हमारी जीवंत परंपराओं के सम्मान और वैश्विक सांस्कृतिक विविधता के उत्सव का प्रतीक है। हम उन सभी सदस्य देशों को भी बधाई देते हैं जिनके तत्व इस सत्र में सूचीबद्ध हुए। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आज अंतिम दिन है, समापन हो गया है और हमारे साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आज समापन हुआ और जो डेलीगेट्स की खुशी और डेलीगेट्स का नृत्य देख के मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई। और सभी लोगों ने ये पूरे क्लोजिंग सेशन में कहा कि जो भारत की भव्यता और भारत की संस्कृति का दर्शन उनको यहाँ पे हुआ है, उसकी खूबसूरत यादें लेके वो अपने देश में वापस जा रहे हैं। ये सारा जो आयोजन हुआ उसमें भारत के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि दीपावली का नामांकन यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इस सेशन में हुआ और आने वाले सेशंस के लिए भी जो हमारी बायलैटरल मीटिंग्स हुई
और जो इस मेज़बानी का फ़ायदा हमें ये मिला कि बहुत सारा अटेंशन भारत को मिला, उसका फ़ायदा हमें आने वाले समय में इस कन्वेंशन में भारत की जो अन्य इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में लाने में बहुत मदद मिलेगी। सर, जैसा कि आपने कहा और पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से लाल किले में इतने भव्य आयोजन किया गया और बहुत सफलतापूर्वक ये पूर्ण हुआ। यकीनन जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत का, उसके लिए ये एक द्वार खुल गया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को? मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि जो भारत की विरासत के ऐसे पहलू हैं जिनको आप अगर अपने जीवन में साथ लेके अपनी विकास की यात्रा को चलाएंगे तो ना केवल आप बहुत ही सफल व्यक्ति बनेंगे बल्कि आप भारत की सभ्यता के बहुत सफल एम्बेसडर भी बनेंगे और प्रतिनिधि भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बात करने के लिए। तो जैसा कि संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने कहा कि अब भारत वो दिन दूर नहीं है कि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के तहत राजधानी दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय की ओर से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने की। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा से खास बातचीत की। देखिए। नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक चल रहा है और उसी को लेकर के भारत सरकार और खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक बड़ा आयोजन लगाया हुआ है और इसी में हमें समय मौजूद हो। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए लेखिका, शिक्षिका और खास तौर पर समाज सेवी और अब राज्यसभा की सांसद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सुधा मूर्ति जी। मुस्कुराते हुए मैम, आज की इस इवेंट के जरिए क्या कुछ कहना चाहेंगी नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के? हैंडीक्राफ्ट इज नॉट जस्ट अ क्राफ्ट, इट इज कनेक्टेड विद कल्चर एंड इट्स ऑल्सो कनेक्टेड generation of arts. It's like our memory in a way. It's a memory of our generation, and it is not. Their love is shown in the artifacts. The love of the person who does that is reflected like this, you know. So I feel handicraft has a special meaning in one's life and in one's country, in one's society. मैम, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि युवा जो है, आप खास तौर पर जो नई जनरेशन है वो हैंडीक्राफ्ट की तरफ बढ़ रही है, सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कवर दिस। इसको आप कैसे कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? The same artist can do two chattais like this, but they will not be identical because they're like a zebra. There are no two zebra who have the exact straps because there will be some difference. Same way with artists, depending on his mood, availability of the raw material, of idea at that time how to decorate, so they will be so unique. So I feel our youngsters should understand it is important to connect to our culture through handicraft, and it's a kind of art we should always look. We have to invest in that time, money, little bit. I don't say 100% you can do, but what you can do, little bit of joy in that than machine made. तो देखिए, साफ तौर पर सुधा मूर्ति जी हैं जो बता रही हैं कि आर्टिशंस की यही एक खासियत कला होती है कि हर एक आर्ट जो है वो दूसरे से विभिन्न और बड़ी अलग होती है और इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, ना कि 100%, लेकिन इतना तो किया ही जाए जिससे कि देश भी आगे बढ़े और हैंडीक्राफ्ट जो है वो बढ़ सके। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैरोबी में केन्या की पर्यावरण मंत्री डॉक्टर डेबोरा मालंगो बारासा से मुलाकात की। UNEA 7 में भाग लेने पहुंचे मंत्री सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि दोनों देशों ने संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, सतत कृषि और पर्यावरण शासन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत और केन्या एक हरित और अधिक लचीले भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा के MLC N रवि कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की हवाई यात्रा पर हुए खर्च को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिद्धारमैया ने 2023 से नवंबर 2025 के बीच हेलीकॉप्टर और विशेष विमान से यात्रा पर कुल 47.38 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें इस अवधि के दौरान 181 उड़ानें शामिल हैं, यानी हर 5 दिनों में एक उड़ान की गई।
विपक्ष का आरोप है कि ये खर्च सिद्धारमैया की समाजवादी नेता की छवि के विपरीत है और सरकार सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। रवि कुमार द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि 2023 से 24 में 12.23 करोड़ रुपए, 2024 से 25 में 21.11 करोड़ रुपए और अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक 14.03 करोड़ रुपए यात्रा पर खर्च किए गए। भाजपा का कहना है कि यह वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की अनदेखी है और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। मैं प्रश्न पूछा था मुख्यमंत्रियों को, इतना फॉर एग्जांपल 2.5 ईयर में विमान के लिए और हेलीकॉप्टर के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ है, वो रिटर्न आंसर है मुझे भेजे है। उसमें है 47 करोड़ 38 लाख। एक दिन 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। वन डे फॉर 1 करोड़ खर्चा हुआ है। हमारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी एक समाजवादी विचारधारा से निकले हुए हैं। ऐसे सिंप्लिसिटी के बारे में बहुत बात करते हैं कांग्रेस के मिनिस्टर्स, एमएलए मुख्यमंत्री के बारे में। ये कहाँ सिंप्लिसिटी है, ये कौन सा समाजवाद है। और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इटागुआई नेवल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। ब्राजीलियाई नौसेना के एडमिरल अलेक्जेंडर रिबेलो डी फारिया ने दिनेश त्रिपाठी का औपचारिक स्वागत किया। इस प्रमुख शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस परिसर में एडमिरल त्रिपाठी को ब्राजील के महत्वपूर्ण प्रोसब, जो कि ब्राजील का एक पनडुब्बी विकास कार्यक्रम है, और शिप बिल्डिंग और तकनीकी उन्नयन क्षमताओं की जानकारी दी गई। इस दौरे से भारत और ब्राजील के बीच जहाज निर्माण, आत्मनिर्भरता, सुरक्षित सप्लाई चेन और समुद्री क्षमता विकास में सहयोग को और मजबूती मिलेगी, जिससे दोनों देशों के बीच नियम आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था की साझेदारी को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश और 12.6 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। मोबाइल विनिर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2014 के 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि भारत अब MRI और सिटी स्कैन जैसे 54 हाईटेक चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर रहा है। टेलीकॉम क्षेत्र में आयात निर्भरता 60% कम हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 42% का उछाल आया है। ये योजना भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रही है। गोवा में बर्चबाई रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गोवा पुलिस ने मौके से फरार लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। अरपूरा पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया है। मामले के एक आरोपी भरत कोहली की पुलिस हिरासत को भी 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पुलिस के अनुसार अब तक 50 से अधिक व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी और पीड़ित शामिल हैं। जांच एजेंसियां घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। साइंस